हिमाचल के पहाड़ों की बात हमेशा से खास रही है। कृषि हिमाचल में प्रमुख व्यवसाय है। यहाँ का कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है। यहाँ कृषि 69% कामकाजी आबादी को सीधा रोजगार मुहैया कराती है। साथ ही हिमाचल प्रदेश के घरेलू उत्पाद का लगभग 15% कृषि क्षेत्र या इससे संबंधित क्षेत्रों से प्राप्त होता है। लगभग 80% क्षेत्र वर्षा सिंचित है और यहाँ का किसान इंद्र देवता पर निर्भर रहता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे विश्वविद्यालय में लेकर जा रहे हैं जहां से राज्य के किसानों की दिशा और दशा को बदलने का काम हर रोज किया जा रहा है। पालमपुर के सुंदर पहाड़ों के बीचों बीच CSK हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जहां न सिर्फ किसानों के लिए बेहतर विकल्पों को वैज्ञानिकों द्वारा खोजा जा रहा है, बल्कि यहाँ पारंपरिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को नई राह दिखाने का काम यहाँ की वाइस चांसलर डॉक्टर हरींद्र कुमार चौधरी की छत्र छाया में किया जा रहा है। स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी और आज हम मौजूद हैं CSK एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। हिमाचल प्रदेश के इस यूनिवर्सिटी को भारत की बड़ी यूनिवर्सिटियों में गिना जाता है और आज हमारे बीच यहां मौजूद हैं यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जी हरींद्र कुमार चौधरी जी। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप खुद यहाँ के स्टूडेंट रहे हैं और आज वाइस चांसलर बन गए हैं, तो कितना चुनौतीपूर्ण रहा है आपका ये सफर? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पिछले 42 वर्षों से इस विश्वविद्यालय में हूँ और MSc और PhD की शिक्षा पाने के बाद प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स और एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी के विभागाध्यक्ष रहने के उपरांत, विदेशों की यात्रा करने के उपरांत, अपने विषयों में महारत हासिल करने के बाद इस विश्वविद्यालय को, राज्य को बखूबी कृषि, बागवानी, पशुपालन, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सभी दिशाओं में मैंने बखूबी समझा, क्योंकि मैं हिमाचल प्रदेश के एक किसान परिवार से ही संबंधित हूँ। इसीलिए इस दिशा में आगे बढ़ा। सचमुच इस हिमाचल जैसे छोटे राज्य में बहुत चुनौतियाँ हैं जिनका सामना करना हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमारा परम कर्तव्य भी है और मैं कुलपति होने के नाते इन सबको स्वीकार करता हूँ। सर, आपकी यूनिवर्सिटी किसानों के लिए क्या काम कर रही है, आप हमें ये भी बताएं। हमारे इस विश्वविद्यालय का, क्योंकि ये एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी होने के नाते हमारा जितना भी कार्य है वो सब किसानों के लिए है। किसान हमारा एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारे यहाँ अगर हम स्टेक होल्डर की बात करें तो सर्वप्रथम हम किसान और फिर हमारे विद्यार्थी, जिनको हम शिक्षा दे करके वैज्ञानिक बनाते हैं, या दूसरे हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में बच्चे हमारे जाते हैं, वहाँ शक्ति प्रदेश की बढ़ाते हैं। तो ये हमारा सारा प्रयत्न जो है वो किसी न किसी माध्यम से किसान के लिए ही है। हिमाचल प्रदेश 12 जिलों में बटा है। कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, लाहौल स्पीति, चंबा, सिरमौर, मंडी, बिलासपुर, किन्नौर, ऊना, हमीरपुर और सोलन, ये हमारे 12 जिले हैं और एक मोती की तरह एक माला बनकर के सभी एकत्रित होकर के कार्य करते हैं। विश्वविद्यालय इन सभी 12 जिलों की शक्ति को बढ़ाने के लिए दिन रात कई दिशाओं में कार्य कर रहा है। मेरे कुलपति बनने के बाद मैंने हिमाचल की सारी स्थिति को, क्योंकि मेरा ये घर है और इसको मैं बखूबी समझता हूँ, तो एक नारा मैंने दिया था, कृषि विश्वविद्यालय का यही प्रयास, प्रत्येक कृषि का हो सही विकास। सही विकास और सही दिशा
अगर किसान की करनी है तो मैं समझता हूँ कृषि विश्वविद्यालय को एक शक्ति के रूप में किसानों के साथ मिलकर के कई दिशाओं में कार्य करना होगा। और हम पहले दिन से ही, जब से मैं कुलपति बना हूँ, कई दिशाओं में हमने कई आयाम जुटाए हैं और किसानों को लाभान्वित किया है। जैसे कि सर हम देखते हैं कि सरकार भी ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ावा दे रही है, किसानों को प्रोत्साहित कर रही है, तो यूनिवर्सिटी क्या रोल प्ले कर रही है और आने वाले टाइम में ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर हिमाचल में क्या कुछ तब्दीलियां आप कर सकते हैं या फिर होनी चाहिए आपके मुताबिक? हमारे, जैसे आपने कहा कि हिमाचल प्रदेश जो है वो क्या कर सकता है, मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे कम केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है। कई तो यहाँ पर ज़िले ऐसे हैं जहाँ बहुत कम केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ होता है, जैसे ज़िला चंबा, ये सबसे कम प्रति हेक्टेयर केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करता है, यानी कि वो पहले ही ऑर्गेनिक की राह पर है। और हिमाचल, क्योंकि पूरा प्रदेश बहुत कम इन केमिकल फर्टिलाइज़र्स का और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करता है, इसलिए यहाँ ऑर्गेनिक की दिशा में चलने के लिए हमारे पास बहुत एक शक्ति है। उसको बढ़ावा कैसे देना है, इस विश्वविद्यालय ने एक डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग बनाया है, जिसमें कई वैज्ञानिक और दूसरा स्टाफ जो है काम करता है। हम इस डिपार्टमेंट के माध्यम से और डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन के माध्यम से किसानों को ऑर्गेनिक खेती की ओर कैसे बढ़ना है, उसमें वो शक्ति जुटाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, ताकि वो जाकर के अपने अलग अलग दिशाओं में किस तरह से ऑर्गेनिक खेती से लाभान्वित हो सकते हैं। वो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस जो है किसानों को अक्सर यहाँ से दिया जाता है और कई किसान इसमें लाभ उठाते भी हैं। यही नहीं, इसके अलावा नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती की अगर हम बात करें तो जिसका कि आज बहुत चर्चा है, तो प्राकृतिक खेती में भी हमारे किसान जो है वो कार्य कर रहे हैं और वैज्ञानिक आधार ढूंढने में हमारे वैज्ञानिक लगे हैं। हमारा एक ऑर्गेनिक फार्म है और एक नेचुरल फार्म है, दोनों हमारे अलग अलग दिशाओं में इस विश्वविद्यालय के अंदर कार्य कर रहे हैं और ये शक्ति हम जन जन तक पहुंचाने में हमारे वैज्ञानिक लगे हैं। सर, छोटे किसानों के लिए यूनिवर्सिटी की ओर से ऐसा क्या मॉडल तैयार किया जा रहा है जिससे कम भूमि में भी आय के अच्छे साधन प्राप्त किए जा सकते हैं? हमारे यहाँ आपने अच्छा कहा कि छोटे किसान, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है एक छोटा राज्य है और यहाँ पर किसानों के पास 4-5 बीघा से ज़्यादा जगह जो है यहाँ पर किसान के पास नहीं होती है, तो उस छोटी सी जगह में वो किस तरह से अपनी आमदनी जो है कई गुना करे, अपनी आजीविका वो भी पूरा करे और साथ में अपने बच्चों की पढ़ाई और उसका खर्चा उसको भी चलाए। उसके लिए फार्मर को हम कई ऐसे रास्ते उनको अख्तियार करने के लिए कहते हैं कि जैसे कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है कि हम एक एकीकृत खेती करें। ऐसा नहीं कि एक ही फसल लगा करके उस पर वो आधारित रहे। दूसरा, फसल ही नहीं, उसके अलावा पशुधन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, मशरूम की खेती और मधुमक्खी पालन, ऐसे कई रास्ते हैं, कई राहें हैं अलग अलग क्षेत्र में। हिमाचल की अगर भौगोलिक परिस्थिति अगर आप देखें तो यहाँ पर तराई क्षेत्र से लेकर के अल्पाइन जोन तक यहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग फार्मर्स की रिक्वायरमेंट है। उसके लिए हमने हर जिला के लिए एक कैलेंडर जो है फार्मर्स के लिए बनाया है, जिस कैलेंडर के माध्यम से किस तरह से किस माह में हमें क्या कार्य करना चाहिए, चाहे सब्जी उत्पादन है, चाहे वो मशरूम उत्पादन है, चाहे वो मधुमक्खी पालन है या कोई और दूसरी पशुपालन की राह है, मुर्गी पालन की राह है, ये सभी राहें, क्योंकि विश्वविद्यालय के पास इसकी पूरी टेक्नोलॉजी है, वो पैकेज अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग दिशा में हम उनको पहुंचाते हैं और वो उसमें कार्य कर रहे हैं। सर, जैसे हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन फिर भी कई ऐसी परेशानियां हैं, किसानों को समस्याएं हैं जो आज भी उठानी पड़ती हैं, तो यूनिवर्सिटी उन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किसानों को दे रही है और किस तरीके से सुझाव दिए जा रहे हैं कि उन परेशानियों को जो आज हैं वो कल ना रहे? इसमें देखिए, किसान को तो हर दिन एक परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो इसीलिए हम कहते हैं किसान प्रथम है।
उनका सबसे पहला निवारण जो है किसान का होना चाहिए, उसकी मुश्किलात का होना चाहिए। हमारे किसानों की समस्याओं का हल करने के लिए अभी हमने एक किसान पोर्टल बना रखा है। हमारे वेबसाइट पर आप देखेंगे वहाँ किसान पोर्टल है, किसान सीधा सवाल हमसे वहाँ से पूछ सकता है। छोटी सी छोटी अगर बात किसान की किसी भी हिमाचल प्रदेश के कोने में, कहीं भी, किसी गांव में, पंचायत में, कहीं भी, ट्राइबल एरिया में, रिमोट एरिया में, हार्ड एरिया में, कहीं से भी किसान जो हमसे सवाल पूछ सकता है और तुरंत उसका निवारण जो है हमारा डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, दूसरे हमारे सभी विभागों के भी वैज्ञानिकों को साथ जोड़ करके 1-1.5 घंटे के अंदर समस्या का निवारण करता है जी। और इसमें मुश्किलातें किसान को तो बहुत है, उसको सीड की मुश्किलात आती है, उसको मार्केटिंग की मुश्किलात आती है, ट्रांसपोर्ट की मुश्किलात आती है और अच्छा बीज मिले, अच्छी वैरायटी मिले, अच्छी ट्रेनिंग मिले। मशरूम की जहाँ तक हम बात करें, जैसे मान लीजिए बटन मशरूम है, वो बटन मशरूम में ही लगा हुआ है, जबकि और भी ऑयस्टर है जिसको ढींगरी हम कहते हैं, या शिटाके मशरूम है। ऐसी कई राहें हैं जहाँ विश्वविद्यालय अपनी नई नई तकनीकों के साथ अग्रणी होकर के सामने आया है, तो उसको किसान तक कैसे पहुंचाना है, उसके लिए हमारे पास कई ऐसे रास्ते हैं। आज तो ये युग जो है आईटी का युग है। हमने आते ही विश्वविद्यालय के अंदर आईसीटी सेल बनाया और उसके माध्यम से हमारे किसानों को किस तरह से हम ये शक्ति पहुंचा सकते हैं। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, कृषि विज्ञान केंद्र 8 कृषि विज्ञान केंद्र हमारे जो 8 जिलों में काम कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र तो एक मंदिर की तरह लोगों के लिए काम कर रहा है। हमारे कई किसान जो है उससे जुड़े हुए हैं और वो कार्य कर रहे हैं। हमारे किसान पोर्टल है, कॉल सेंटर है, मोबाइल ऐप है, किसी न किसी माध्यम से किसान हमसे जो है वो जुड़ करके अपनी समस्या का निवारण करता है और इसमें अग्रणी हो रहा है। जी सर, औषधीय पौधों की खेती किस स्तर पर हिमाचल प्रदेश में हो रही है आज? देखिए, जब औषधीय पौधे की हम बात करते हैं तो हिमाचल जो है हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा राज्य है और जहाँ तक औषधीय पौधे की बात है तो ये औषधीय पौधों का घर है। यहाँ कई ऐसी औषधीय पौधे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनको आगे बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के पास जैसे एक डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड एग्रो फॉरेस्ट्री है, हमारे पास यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी है वेटरनरी कॉलेज के अंतर्गत। ये दोनों डिपार्टमेंट जो है वो जितनी भी हर्ब्स है वो मनुष्य के लिए, पशुधन के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण हो सकती है, उसमें अपना अपना कार्य योगदान दे रहे हैं। अभी हाल ही में हमने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ मिलकर के एक मेगा प्रोजेक्ट जो है अपने हर क्षेत्र की, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे तराई क्षेत्र से लेकर अल्पाइन जोन तक जो है हमारे यहाँ ये भौगोलिक परिस्थिति है और हर क्षेत्र में एक नया औषधीय पौधा है जिसकी महत्ता उस क्षेत्र में रहती है। तो उस क्षेत्र में उस औषधीय पौधे को बढ़ावा देने के लिए हमने चयनित किया है और कुछ इन महत्वपूर्ण पौधों को सामने ला करके उनकी खेती किस तरह से की जाए और किसानों के तक उसको पहुंचाया जाए। जैसे मान लीजिए अश्वगंधा है, अकरकरा है, या हमारे जैसे अगर दूसरे सुगंधित पौधों की बात करें तो लेवेंडर है और इस तरह से बना है, बसूटी है, बरे है, ब्रह्मी है। ये ऐसे महत्वपूर्ण पौधे हैं जो कि आम जो है आयुर्वेद में यूज़ होते हैं और इनकी मार्केट भी बहुत अच्छी है। तो हमारे किसानों को इसका भी लाभ हो, इसके लिए हम परियोजनाएं तैयार करते रहे हैं और आने वाले समय एक बहुत बड़ी मेगा प्रोजेक्ट जो हम लेकर आएंगे। सर, आपके वाइस चांसलर बनने के बाद क्या परिवर्तन आपने देखे हैं और क्या कुछ परिवर्तन होने अभी भी बाकी हैं? वाइस चांसलर बनने के बाद, ये तो आपने बहुत बड़ा सवाल किया। वाइस चांसलर बनने के बाद जैसे मैं वाइस चांसलर बना तो मुझे ऐसा लगा कि हिमालय सामने खड़ा है और इस हिमालय को किस तरह से भव्य और सुंदर बनाना है, इस शक्ति को मैं कैसे बढ़ाऊं, कहाँ से शुरू करूं। हमने एक नहीं अनेक दिशाओं को पकड़ा। अब आप शुरुआत में अगर कृषि विश्वविद्यालय के अंदर आते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, कृषि विश्वविद्यालय का चेहरा, उसका गेट, उसकी सड़कें, उसकी दीवारें, उसकी बिल्डिंग्स और लोगों का आने जाने का तरीका और अंदर की व्यवस्था। उसको जब आप एक बार शुरू में देखते हैं वो कैसा है, उस व्यवस्था को सुधारना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। आप देख रहे होंगे, आप कैंपस के अंदर गए होंगे, सबसे पहले उस व्यवस्था को सुधारा और सुधार रहे हैं। कई हमने बदलाव उसमें किए हैं जो कि महत्वपूर्ण थे और ज़रूरी थे। उसके अलावा एकेडमिक्स में
हमने जैसे हमारे यहाँ पर एग्ज़ाम जो है हम बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, बीबीएससी के लिए हम पहले टेस्ट खुद लिया करते थे और सारे विश्वविद्यालय की शक्ति उसमें लगती थी। हमने उस सारे टेस्ट जो है राष्ट्रीय स्तर पर लेकर गए, आईसीआर के माध्यम से और नीट के माध्यम से हमने एडमिशन्स की। एक प्रयोग हमने कर दिया और उसमें हम सफल हुए। अब हमने बीएससी, बीबीएससी, एमएससी, एमबीएससी, पीएचडी, जितने भी हमारे 4 कॉलेज हैं, 4 कॉलेजों में से हमारे 2 जो कॉलेज है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बड़े कॉलेज जो हैं और कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज, इनकी एडमिशन सभी अब राष्ट्रीय स्तर पर होगी। पहला काम हमने ये किया। दूसरा, हमारे यहाँ पर विश्वविद्यालय के अंदर एनसीसी है। एनसीसी पिछले 1966 से ये कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है और उस वक्त 1966 में ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कार्य करता था। उस वक्त से लेकर आज तक एनसीसी में कोई बदलाव नहीं आया। हमारे पास 100 सीटें थी, 100 से हमने 200 की और यहाँ गर्ल्स पहले एनसीसी में नहीं आती थी, अब गर्ल्स भी उसमें आने लगी। एनसीसी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। इसके अलावा हमारा स्पोर्ट्स का जो सिस्टम है, स्पोर्ट्स का हमारे पास जिम है, उस जिम को चुस्त दुरुस्त करने के लिए ताकि बच्चों को अच्छी फैसिलिटी हम दें, हमने एस्ट्रोटर्फ वहाँ पर लाए और दूसरी सुविधाएं उनके लिए हमने क्रिएट की। एक विद्यार्थी परिसर विद्यार्थियों के लिए अंदर बनाया और उस विद्यार्थी परिसर में विद्यार्थी को सब चीज़ें जो है वो विश्वविद्यालय के अंदर ही मिले। मैं इस विश्वविद्यालय को एक विश्वविद्यालय नहीं, राष्ट्र का एक छोटा सा रूप देखता हूँ कि अगर हम ऐसे कृषि विश्वविद्यालय को उस राष्ट्र के एक छोटे से रूप समझ करके इसकी प्रगति करें तो मैं समझता हूँ ऐसे छोटे छोटे प्रयत्नों से हमारा राष्ट्र जो है वो विश्व गुरु बनेगा। इस तरह से इस दिशा में काम करते हुए हम और आगे बढ़े और रिसर्च में हमने वैज्ञानिकों के लिए एक चैलेंज पैदा किया कि अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार हमें अलग अलग परियोजनाएं लानी चाहिए और एक नारा दिया कि प्रति वैज्ञानिक प्रति वर्ष एक परियोजना और न्यूनतम 20 लाख रुपए से कम ना हो कोई योजना, 20 लाख रुपए से कम कोई प्रोजेक्ट ना हो। 250 के लगभग प्रोजेक्ट जो है मेरे आने के बाद वो विभिन्न एजेंसियों को सबमिट हुए जो कि लगभग 250 करोड़ के आसपास की राशि के हैं और उसमें से कई प्रोजेक्ट जो है, कई परियोजनाएं हमें मिल रही हैं और मिलने की आशा है। हम कई मेगा प्रोजेक्ट लेकर आएंगे। दूसरी कई ऐसी दिशाएं थी जैसे हमारे यहाँ फिशरी हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है कृषि का। फिशरी हमारी बहुत कमज़ोर थी, उसको चुस्त दुरुस्त करने के लिए फिशरी के अंदर हमने नए साइंटिस्ट वहाँ पर लगाए, उसमें परियोजना लेकर आए और वहाँ की जो फार्म था फिशरी का उसमें हम हिमाचल में ट्राउट की हमारी बहुत शक्ति है। हमारे यहाँ स्नो ट्राउट, रेनबो ट्राउट, ब्राउन ट्राउट, ये इतना महत्वपूर्ण मछली है जिसका दोहन सिर्फ हिमाचल में ही हो सकता है क्योंकि वो ठंडे पानी की मछली है और हम उसको कर सकते हैं। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मुर्गी पालन के लिए हमारे यहाँ पर इस विश्वविद्यालय ने हिम समृद्धि नाम की एक नई ब्रीड जो है वो तैयार की है जो कि बहुत महत्वपूर्ण और बैकयार्ड पोल्ट्री के लिए बहुत काम कर रही है। हमारा यहाँ पर मधुमक्खी पालन का एक केंद्र है जो कि 1936 से चल रहा है, जिसने पूरे भारतवर्ष को मधुमक्खी पालन सिखाया और नई कॉलोनीज एक नई मधुमक्खी की लोगों को दी। जैसे एपिस मेलिफेरा एक स्पीसी है, यहाँ पर एपिस सिराना पहले मक्खी होती थी और एपिस मेलिफेरा जो कि इटली से जिसको यहाँ लाया गया था उसकी कॉलोनीज सिर्फ भारतवर्ष को नहीं, भारतवर्ष के साथ वाले राज्यों को भी दी। तो ये एक विरासत फार्म के रूप में उभर कर आया है और अब उस केंद्र का रूप बिल्कुल बदला आप देखेंगे। वहाँ पर हमें आईसीआर के माध्यम से कई ऐसी परियोजनाएं नेशनल बी बोर्ड ने हमें दी हैं जिसमें बी वैक्स है, क्वालिटी प्रोफाइलिंग है बी की, हनी बी की और ब्रांडिंग ऑफ दिस हनी ऑफ हिमाचल, इसको किस तरह से हम ब्रांडिंग करके आगे जो है लेकर जाएंगे। हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे पौधे हैं, ऐसा फ्लोरा फौना है जो कि और जगह कहीं नहीं है, तो उसमें हम ब्रांडिंग करके वो हनी जो है एक अलग अलग जो है कमोडिटी से, फ्लोरा फौना से वो मार्केट में लेकर के आने के लिए हमारी तैयारी है। और ये केंद्र जो है हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश के किसानों को अलग अलग समय पर ट्रेनिंग भी देता रहता है। ऐसे कई और दिशाएं हैं जैसे शिटाके मशरूम का एक केंद्र यहाँ पर हमारा जायका प्रोजेक्ट में जापानीज़ के साथ मिलकर के ये परियोजना सामने आई है और हिमाचल सरकार का इसमें बहुत अहम रोल इसमें रहा है।
और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से यहाँ हमने वो एक सेंटर स्थापित किया है, जिसके माध्यम से पूरे हिमाचल प्रदेश के किसानों को हम इस खेती को, शिराके मशरूम की खेती को करने की विधि लोगों को सिखाएंगे और आने वाले दिनों में लोग अपने अपने घर में इंडोर इस खेती को कर पाएंगे, जिसका रेट जो है मार्केट में 500-550 रुपये किलो है। और इस तरह से दूसरी और कई ऐसी चीज़ें, जैसे हमारा जर्म प्लाज्म, जैविक विविधता, जिसका दोहन तो हम करते रहते हैं लेकिन उसका कंजर्वेशन नहीं करते, उसको एक जीनोम सेंटर, जर्मप्लाज्म रिसोर्स सेंटर बनाने के लिए हम शक्ति आगे बढ़ा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के अंदर एक जर्मप्लाज्म रिसोर्स सेंटर हो, जहां पर हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिले, खासकर जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र है, जो मिड हिल से ऊपर वाले क्षेत्र है, जहां पर अभी भी पौराणिक जो कन्वेंशनल लैंड रेसिस है वो किसानों के पास है, उनको एकत्रित करके और अपने पास उसका संरक्षण भी करें और उनका दोहन भी करें। फिर वोकल फॉर लोकल, जो हमारा लोकल कमोडिटीज है, इन कमोडिटीज को किस तरह से हम जो है जन जन तक पहुंचा सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि किसान की आय दुगनी करो, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत महत्वपूर्ण नारा है, जिससे जन जन में जागृति हुई कि किसान की आय दुगनी कैसी हो सकती है। एक नया सोच उन्होंने दिया, एक नई बात उन्होंने कही, एक ऐसा नया आयाम भारतवर्ष में उन्होंने दिया जो फूड फॉर थॉट था हर एक व्यक्ति के लिए, और हर एक व्यक्ति उसमें लगा। और कृषि विश्वविद्यालयों की ये जिम्मेदारी है कि किस तरह से हम किसानों की आय को दुगनी, तिगनी, चौगुनी करें। मैं कहता हूँ हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में इतनी शक्ति है इस हिमालय के अंदर कि ये अद्भुत शक्ति है। यहाँ पर मैं आपको नाम लूँ तो क्या आप सोच सकते हैं कि राजमाश 368 किस्म का राजमाश जो है हिमाचल प्रदेश में लगाया जाता है पहाड़ी राज्यों में, लेकिन ये राजमाश हमारा बम्बई के लोगों तक नहीं पहुँचा। इसका ऑर्गेनोलेप्टिक टेस्ट जो था, उसका रसा स्वादन बम्बई के लोगों के नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम उसका दोहन नहीं कर सके। लेकिन मैंने आने के बाद उस दिशा में कार्य करना शुरू किया और इन लोकल कमोडिटीज़ को सामने लाने का एक प्रयत्न शुरू कर दिया है, जिसमें एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूं। रेड राइस हिमाचल प्रदेश में बहुत होता है, जो 40-50 रुपए किलो बिकता था। मेरे आने के बाद हमने किसानों के साथ ये समन्वय किया, इसका रजिस्ट्रेशन पहले हो चुका था, हमने उसको और आगे बढ़ाया और किसानों की एक कम्युनिटी जो रेड राइस बहुत मात्रा में पर शिमला में रोडू में लगाती थी, उनको आगे ला करके उसको राष्ट्रीय स्तर पर प्रोटेक्शन फॉर प्लांट वैरायटीज़ एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी के माध्यम से जीनोम सेवियर कम्युनिटी अवार्ड उनको 10 लाख रुपए का मिला, जिसके मिलते ही 50 रुपए 100 रुपए किलो वाला वो रेड राइस जो था आज 750 रुपए किलो का बिक रहा है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में कितनी ताकत है। इसके अलावा मैं एक आपको छोटा सा और उदाहरण दूं। सिरमौर जिला में सौंठ जो बनाई जाती है, जिसको पंजाबी में सुंड भी कहते हैं, तो ये सौंठ जो है ये अदरक से बनती है। एक क्षेत्र वहाँ पर ऐसा है जो कि सिर्फ सौंठ ही बनाता है, और वहाँ पर मैं जब गया वहाँ देखने अपने सभी वैज्ञानिकों के साथ, डीन्स डायरेक्टर के साथ और अपने कृषि विज्ञान केंद्र हमारा धौला कुआं में है सिरमौर में, उसके साथ सबको लेकर गया और वहाँ एक मेला हमने उस गांव में किया। कलाथा बढ़ाना वो पंचायत है सिरमौर में और उत्तराखंड से सटा हुआ है। ये हमारा लास्ट एक पंचायत है इस हिमाचल राज्य की। वहाँ हमने जब देखा तो उस क्षेत्र में इतनी शक्ति है कि वहाँ पर ही वो सौंठ बन सकती है। अगर उस अदरक को उठाकर आप दूसरी जगह पर ले जाते हैं तो वो सौंठ नहीं बनती है। इसका मतलब हुआ कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बनता है, जीआई बनता है। उसका जीआई फाइल करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने जीआई टास्क फोर्स बनाई कि हिमाचल में जितनी भी कमोडिटीज़ है, चाहे जिमीकंद है, चाहे मूली है, चाहे टमाटर है, प्याज है, राजमाश है, उड़द है, कुल्थ है जिसको हॉर्स ग्राम कहते हैं, ऐसी ऐसी फसलें, मक्का है, यहाँ का मक्का बहुत महत्वपूर्ण है। मक्के में भी जीनोम सेवियर अवार्ड जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट को मिला था कुछ वर्ष पहले, और ये वो भी सामने आया। जैसे ही ये राष्ट्रीय स्तर पर चीज़ें आती हैं और उनकी जो लोकल कम्युनिटी है, जो कि गांव-गांव में लोगों के खेतों में उगती रही हैं, जिसका कभी दोहन नहीं हुआ, जिसकी शक्ति का किसान को भी नहीं मालूम, उसको जब हम सामने लेकर आए तो वो राष्ट्रीय स्तर पर अब इतना प्रेशियस हो गया है कि उनको उसके दाम घर में ही मिलने लगे। तो इससे मैं समझता हूँ दुगनी नहीं, तिगनी नहीं, कई गुना जो है उनकी शक्ति बढ़ेगी, और इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे कृषि विज्ञान केंद्र
8 हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं। मैंने पहले दिन से ये प्रण किया था कि कृषि विज्ञान केंद्र में कोई मीटिंग जो है वो कृषि विज्ञान केंद्र की 4 दीवारी में नहीं होगी। कृषि विज्ञान केंद्र की मीटिंग वो जो है वो धरातल पर जाकर किसानों के खेतों में होंगी। हमने हर मीटिंग को पिछले 2 वर्षों से मैं किसानों के खेतों में करता रहा हूं और हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय से डीन्स डायरेक्टर्स, सभी डीन्स डायरेक्टर्स साथ मूव करते हैं और उसके साथ हमारे जो साइंसदान हैं, जिस व्यक्ति की उस क्षेत्र में ज़रूरत है उन को मैं साथ लेकर जाता हूं। 30 से 35 वैज्ञानिक वो साथ जाते हैं और उस जिले का जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो भी साथ चलता है और जाकर धरातल पर नीचे भूमि पर बैठकर कुर्सी और टेबल का जो कल्चर था उसको मैंने ख़त्म किया। ये कुर्सी और टेबल को हटाओ और धरातल पर बैठकर उन किसानों के साथ आमने सामने हम उनका दर्द समझेंगे, उनके हृदय की आवाज़ को सुनेंगे और उस आवाज़ को सुन करके हम आगे बढ़ेंगे। और उसका बहुत असर हुआ है और हिमाचल सरकार ने हमारा बहुत साथ दिया है। हम हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री जयराम ठाकुर जी का और यहाँ के कृषि मंत्री का, उनका और पूरी हिमाचल सरकार का बहुत धन्यवादी हैं जिन्होंने हमारी इस शक्ति को बढ़ाया, उसको समझा और हमारा साथ दे रहे हैं और हमारे साथ वो है मूवमेंट कर रहे हैं। जी, एक बेहतरीन तरीके से चांसलर जी ने हमें बताया कि क्या परिवर्तन हुए हैं और आय, छोटे किसानों की आय को किस तरीके से बदला जा सकता है। फिलहाल और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन आप फसल क्रांति के माध्यम से क्या ऐसे संदेश देना चाहते हैं जो किसानों के लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है? देखिए, मैं किसानों को तो एक ही बात कहूँगा कि हमारा ये कृषि विश्वविद्यालय एक शिक्षा का मंदिर है। कृषि के लिए, बागवानी के लिए, पशुपालन के लिए और दूसरी खेती के लिए इस मंदिर की ताकत को वो समझें किसान और अपने नज़दीक के, अपने जिला के जो उनके कृषि विज्ञान केंद्र है उनके साथ वो जुड़े रहें। मैंने इस प्रक्रिया में हिमाचल के जितने भी हमारे जिला हैं उनसे यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चरल एम्बेसडर बनाने शुरू किए। हर क्षेत्र से एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो जुझारू है, जिसकी बात को दुनिया मानती है, जिसने कोई नया काम किया है, जो आगे बढ़कर चलना चाहता है, उसको एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करना चाहता है। ऐसे मैंने लोगों को चुना। मेरा निशाना 100 तक है। अभी तक मैं 55 लोगों को चुन चुका हूं और उनको सम्मानित भी यहाँ विश्वविद्यालय में कृषि मंत्री जी के माध्यम से और मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हमने किया है। उन किसानों को आगे 10-10 किसान जो है अपने साथ जोड़ करके एक ऐसा हम मंजर तैयार करेंगे कि 1000 किसान जो है, मान लीजिए हिमाचल के हमारे साथ जुड़ते हैं तो एक बटन यहाँ से दबाने के बाद हमारी तकनीकें, हमारी शिक्षा उनके घर द्वार तक, आखिरी गांव तक पहुँचेगी। मैं कहता हूँ ये किसान हमारे साथ वैसे जुड़े रहें जैसे ये एक मंदिर में जाते हैं, उसी तरह से ये इस कृषि मंदिर में भी आएँ, अपने कृषि विज्ञान केंद्र में भी जाएं और वहाँ जा कर के अपनी जो भी उनकी मुश्किलातें हैं उसका निवारण वहाँ पर वो कर सकते हैं। मेरी किसानों से बस एक प्रार्थना है कि वो बाहर की नहीं, अपने अंदर घर की शक्ति को पहचाने। उनके इर्द गिर्द इतनी जैविक विविधता है, उस विविधता की ताकत को समझें, उसका वैज्ञानिक आधार हम ढूंढेंगे, हम करेंगे, हम उनकी शक्ति को बढ़ाएंगे और कंधे से कंधा मिला करके इस प्रदेश को स्वर्णिम बनाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना साकार करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वाइस चांसलर जी ने परिवर्तन बताया, किस तरीके से यूनिवर्सिटी में आने वाले टाइम में परिवर्तन होगा और क्या क्या कुछ तब्दीलियां अब तक हुई हैं और कृषि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या कृषि केंद्र जो हैं उससे किसान आज किस तरीके से जुड़ सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरें आपको फसल क्रांति द्वारा मिलती रहेंगी।